गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो हम लोग मेनली पढ़ेंगे, हम लोग आज पढ़ेंगे पायरो प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन पार्ट वन। पायरो प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन पार्ट वन में हम लोग बेसिक पार्ट पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। वो थोड़ा एडवांस हम लोग पार्ट टू और पार्ट थ्री में पढ़ेंगे। तो, तो पहले जो मैंने लास्ट वीडियो जो अपडेट किया था उसमें काफ़ी लोगों ने क्वेरी पूछी। मेरे को अच्छा लगा कि लोग वीडियो देख रहे हैं और समझ रहे हैं चीज़ों को। तो आपको भी कोई डाउट हो पायरो ऑप्टिमाइजेशन से, पायरो प्रोसेस से, तो आप अपनी कमेंट्स में कर दीजिए। जैसे मेरे को टाइम मिलता है तो मैं उस कमेंट में उसको कोशिश करता हूँ रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन जितने भी आप कमेंट करोगे उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। तो इस साल का ये लास्ट वीडियो, अगला साल जनवरी 2024 में हम लोग नए एंथुसिज्म, नए जोश से दूसरी चीजें सीखेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और अभी मैं स्टार्ट करता हूं पायरो प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। तो जब हम लोग पायरो प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग जो पायरो प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन पढ़ते हैं तो ये जो चीज है इसमें कि गैस फ्लो, मतलब गैस फ्लो हमारा कैसे होता है। तो किसी भी पायरो प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन में हम अगर मान लो, जो प्रोसेस वाले उनको तो मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा, लेकिन जो वीडियो प्रोसेस वाले नहीं देख रहे हैं, मैकेनिकल वाले देख रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट वाले देख रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट से देख रहे हैं, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिनको किलन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो उनके लिए थोड़ा सा ये डिस्क्रिप्शन है कि सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि मटेरियल का फ्लो कैसे होता है, गैस का फ्लो कैसे होता है। उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि इनलाइन कैल्साइन स्ट्रिंग और सेपरेट लाइन कैल्साइन स्ट्रिंग में क्या अंतर होता है। तो तो इसमें हम लोग पहले इंडिकेशंस देख लें। मटेरियल के लिए इन्होंने क्या दिया है, ब्लू दिया हुआ है, और गैस के लिए लगभग डार्क, ये ब्राउनिश बोलो या मैरूनिश टाइप का बोलो, वो कलर दिया हुआ, फ्यूल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारी जो ये इसको बोलते हैं हम लोग प्रीडेटर फैन, और यहां से मेरी जो गैसेस निकल रही हैं वो प्रीडेटर फैन से निकल रही हैं। तो जो ये मेरी ये लाइन है, जो मेरी डार्क ब्राउनिश टाइप की है, मैरून टाइप की है, ये मेरा क्या दिखा रहा है, जहां मेरा कर्सर लगा हुआ ये मेरा दिखा रहा है गैस फ्लो। ठीक है ना। तो बेसिकली प्रोसेस क्या है, अगर किसी को सीमेंट इंडस्ट्री को कुछ भी नहीं पता, तो जैसे हम लोग कूलर से एयर डाल रहे हैं, तो कूलर से जो रिक्यूपरेशन एयर मिली, रिक्यूपरेशन एयर कहाँ गई, इधर गई टर्सरी एयर, और ये मेरी हो गई सेकेंडरी एयर। तो यहां से मेरी जो रिक्यूपरेशन एयर है वो किस में डिवाइड हो गई, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक हो गई मेरी टर्सरी एयर में और सेकेंडरी एयर में। मतलब टर्सरी एयर वो एयर हुई जो मेरी टीएडी डक्ट के होते हुए कैल्साइनर में जाती है। कैल्साइनर मेरा कौन सा हो गया, ये मेरा कैल्साइनर हो गया। और सेकेंडरी एयर मेरी वो हो गई जो मेरी किलन से होते हुए किलन में जाती है। अब आपको ये दोनों चीज दिख रही होगी, जो सेकेंडरी एयर है। अभी मैं पहले मैं गैस का एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, उसके बाद मटेरियल को देखेंगे। अब होता क्या है बेसिकली, ये जो मेरी जो सेकेंडरी एयर है, सॉरी टर्सरी एयर है, ये वाली जो 8 नंबर पे और 7 नंबर पे है, और ये जो 3rd नंबर पे है, ये जो अपना सेकेंडरी और जो टर्सरी एयर, ये दोनों जब मिक्स हो जाती हैं तो हम लोग बोलते हैं इनलाइन कैल्साइनर। क्या बोलते हैं, इनलाइन कैल्साइनर। इनलाइन कैल्साइनर में अगर आपको पूछे कि इनलाइन कैल्साइनर में क्या होता है, कि इनलाइन में क्या होता है कि सेकेंडरी और टर्सरी एयर हमारी मिक्स हो जाती है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे कि मटेरियल का फ्लो। तो ये ब्लूइश कलर का जो मटेरियल है वो मेरा मटेरियल है, ठीक है ना। अब ये वाले जो जो जैसे आपको ये है, ये साइक्लॉन्स होगा, ये मेरा राइजर डक्ट हो गया। तो किसी भी प्रीहीटर में, जो भी हमारा एक प्रीहीटर होता है, उस प्रीहीटर में हमारा जो 80% हीट जो ट्रांसफर होता है वो हमारे राइजर डक्ट में होता है, और 20% जो हीट ट्रांसफर होता है साइक्लोन में होता है। मतलब ये दिमाग में डाल दीजिए कि अगर आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करना है पैरों में, तो आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि मेरा राइजर डक्ट में मैं अपना हीट ट्रांसफर कैसे बढ़ा सकूं, उस पर पॉइंट है। और दूसरा मेरा है कि जो मेरा कलेक्शन एफिशिएंसी होगी साइक्लोन को, वो मैं कैसे बढ़ा सकूं। तो इन दोनों के पॉइंट के ऊपर आपको हमेशा ये फोकस करना है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि मेरा ये टॉप साइक्लोन है, तो ये मेरा फर्स्ट साइक्लोन हो गया। अगर मान लो मैं ऊपर से, कोई लोग नीचे से बुक करते हैं, हम लोग कोई मैंने ऊपर से नंबरिंग कर दी, फर्स्ट साइक्लोन हो गई, सेकंड साइक्लोन हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई, फिफ्थ हो गई, सिक्स्थ हो गया, और ये मेरा कैल्साइनर हो गया। अब ये सेकंड साइक्लोन है, ये फर्स्ट साइक्लोन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 2-to-1 राइजर डक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग, 2-to-1 राइजर डक्ट। तो यहां से आप देख लीजिए मेरे 2-to-1 राइजर डक्ट है, तो इसी राइजर डक्ट में हम लोग फीड डालते हैं। कहां डालते हैं, फीड। तो हमारी जो फीड, उन किलन फीड हम लोग डालते हैं, वो कहां डालते हैं, 2-to-1 राइजर डक्ट में डालते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो फीड और मटेरियल,
एक ही डायरेक्शन में सस्पेंडेड हो जाते हैं, क्या होते हैं, फ्लूइडाइज हो जाते हैं। तो उसी केस में क्या होता है, हमारा मैक्सिमम हीट ट्रांसफर होता है। अब जो बच्चे केमिकल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से उनको पता होगा, या जो मैकेनिकल बैकग्राउंड से उनको पता होगा कि हमारा जो को करंट होता है, काउंटर करंट होता है, तो हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, को करंट हो रहा है, मतलब मटेरियल और गैस हमारा सेम डायरेक्शन में है। तो जब हमारा को करंट होता है, तो को करंट में हम लोगों को क्या होता है, मैक्सिमम हीट ट्रांसफर होता है, क्योंकि हमको सडन हीट देनी है। अगर कोई पूछे कि आपका 80% हीट ट्रांसफर क्यों होता है राइजर डक्ट में, क्योंकि वो को करंट है। को करंट की क्या प्रॉपर्टीज होती है हीट ट्रांसफर की, वो सडन हीट रिलीज करता है। तो हमारा यहां से यहां तक जो हुआ कि गैस और मटेरियल एक ही डायरेक्शन में है, और वो कलेक्ट होते हुए कहां गए, साइक्लोन में गए। साइक्लोन में क्या हुआ कि आपका साइक्लोनिक इफेक्ट हुआ, उसके बाद वो दूसरे डायरेक्शन में चला गया मटेरियल, और जो टॉप साइक्लोन से वो है मेरी गैस निकल गई। अब मान के चलो मेरा जो टॉप साइक्लोन है, अगर टॉप साइक्लोन का मेरा साइक्लोन एफिशिएंसी अच्छा ना होगा, तो क्या होगा, कुछ मटेरियल मेरा गैस के साथ जाएगा। तो जनरली क्या होता है कि हमारे सीमेंट प्लांट में बैग हाउस होता है, तो वो डस्ट कहां जाएगी, मेरी बैग हाउस में जाएगी। सिमिलरली जब मेरा ये मटेरियल कलेक्ट होगा, तो वो किस पे जाएगा, जैसे कि ये मेरा 1 और 201 मेरा राइजर डक्ट था, ऐसे 302 है तो 302 राइजर डक्ट में जाएगा, सिंपली वापस से मटेरियल जाएगा साइक्लोन में जाएगा, और ऐसे ही साइकिल होते हुए जो अपना फिफ्थ साइक्लोन का मटेरियल होगा, फिफ्थ साइक्लोन का मटेरियल कहां जाता है, अपना कैल्साइनर के होते हुए, फिर वो अपना ये कहते हैं ये कैल्साइनर से होते हुए सिक्स साइक्लोन में जाता है, और सिक्स साइक्लोन से होते हुए किलन में जाता है। तो जब भी हम लोग पायरो सेक्शन पढ़ते हैं, तो पायरो सेक्शन में सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि मटेरियल फ्लो कहां से क्या होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें ये होता है कि जब हम लोग पायरो सेक्शन पढ़ते हैं, तो उसमें गैस वेलोसिटीज का भी इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग गैस वेलोसिटीज ही पढ़ेंगे कि प्रीहीटर डक्ट में का जो ये जो होती है, जो प्रीहीटर फैन है, इसको हम लोग, जो ये डक्ट आ रही है ऊपर से नीचे, इसको हम लोग डाउन कमर डक्ट बोलते हैं। सीमेंट की भाषा में इसको डाउन कमर डक्ट बोलते हैं इस वाले को। तो इस डाउन कमर डक्ट में कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, राइजर डक्ट में कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है ना, टर्शियरी एयर की कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, क्या क्या प्रपोजल्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसलिए मैंने बहुत ज्यादा बेसिक किया कि जिनको कुछ भी नहीं पता हो तो उनको भी ये नॉलेज है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि मेरा मटेरियल कलेक्ट होगा, जब जब ये मेरा होगा 1 2 3 4 5 6, तो मेरा क्या होगा, इस वाले साइक्लोन से, फिफ्थ साइक्लोन से मटेरियल कहां जाएगा, कैल्साइनर में जाएगा, और कैल्साइनर से होते हुए मेरे सिक्स साइक्लोन से जाएगा, सिक्स साइक्लोन से हुए इनलेट पे जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक प्रोसेस फ्लो। तो सबसे पहले, और हमारा क्या होता है कि हर स्टेज में एक डिग्री ऑफ कैल्सिनेशन होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि हमारा जो फिफ्थ साइक्लोन से होते हुए मटेरियल निकला, तो हम लोग उसका डिग्री ऑफ कैल्सिनेशन जनरली 25-30% है, जो भी है अपना वो देखेंगे। उसके बाद मतलब आपका जो कैल्साइनर है, कैल्साइनर के बाद वो छठे साइक्लोन में गया, और छठे साइक्लोन पे हमको डिग्री ऑफ कैल्सिनेशन देखना पड़ता है, क्योंकि अगर डिग्री ऑफ कैल्सिनेशन हमारा 90 या 95%, 90 या 95% से कम है, तो उस केस में क्या होगा, आपका कैल्सिनेशन किलन के अंदर होगा। जब हम लोग एक दिन मॉड्यूल बनाओगे किलन केमिस्ट्री का, तो उसमें हम लोग डिफरेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे, अल्कली साइकिल्स पढ़ेंगे, काफी रिएक्शंस पढ़ेंगे, उसके ऊपर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी अपने को क्या करना है कि हमारा मेन फोकस होता है कि हमारा जो कैल्सिनेशन आफ्टर सिक्स साइक्लोन, वरना अदरवाइज क्या होगा, वो कैल्सिनेशन मेरा किलन में होगा। और जब हम लोग बर्निंग जोन पढ़ेंगे, डिफरेंट बर्निंग जोन, कूलिंग जोन, ट्रांजिशन जोन, अलग अलग हम लोग जोन पढ़ेंगे, तो उसके बेसिस पे हमारा किलन में भी इंपैक्ट आता है, ठीक है ना। तो ये तो एक बिल्कुल बेसिक ही हो गया कि टर्सरी ईयर क्या होता है, सेकेंडरी ईयर क्या होता है, क्या होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि एसएलसी किलन, और ये जो कंसेप्ट था आईएलसी में क्या हो रहा था कि टर्सरी ईयर और सेकेंडरी ईयर मिक्स हो रहे थे। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा जो कंसेप्ट पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं एसएलसी का। तो अब एसएलसी में क्या हो रहा है, एसएलसी में क्या हो रहा है कि अपनी जो फीड हम लोग डाल रहे हैं, जो इसका फिफ्थ साइक्लोन का मटेरियल है, ये इसमें दो स्ट्रिंग होती है, एक किलन स्ट्रिंग होती है, कैल्साइनर स्ट्रिंग होती है, ठीक है ना। और उसमें ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता एलसी में कि ये किलन स्ट्रिंग है, कैल्साइनर स्ट्रिंग है। इसमें क्या हो रहा है कि फिफ्थ साइक्लोन का जो मटेरियल है, वो आपका यहां से होते हुए कैल्साइनर में जाएगा, इसका भी जाएगा, ठीक है, उसका इनलेट पे आया। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि सेकेंडरी एयर और ये टर्सरी एयर, ये दोनों पैरेलल निकल गए। मतलब टर्सरी एयर आपकी, इसके दो फैन लगे हुए हैं। जनरली आईएलसी में आपका एक फैन भी हो सकता है, दो फैन हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपका सेपरेट लाइन इनलाइन कैल्साइनर में हमेशा दो फैंस होते हैं, एक किलन स्ट्रिंग का फैन होता है, कैल्साइनर स्ट्रिंग का फैन होता है। दूसरा इसमें ये चीज रखना कि ये जो टर्सरी एयर और ये सेकेंडरी एयर है, ये दोनों मेरी पैरेलल है। क्या है, पैरेलल। आप देखिए ये निकल रही है मेरी, निकल के ये मेरा इधर चला गया, और ये मेरा ये है
सेकेंडरी यहां से होते हुए निकल गया। तो इन दोनों का होता है। और आजकल क्या है कि एसएलसी कोई देता नहीं। इसका रीजन क्या है कि अगर मैं प्राइमरी ईयर कम करूंगा, अगर मैं प्राइमरी ईयर कम करूंगा, अगर मैं लो नॉक्स बना रहा हूं या कोई प्राइमरी ईयर कर रहा हूं, तो मेरा क्या हुआ, इनलेट पे नॉक्स कम होगा। या मैं हॉट बॉटम फॉर्मेशन कर रहा हूँ। हॉट बॉटम फॉर्मेशन क्या होता है, जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए हॉट बॉटम फॉर्मेशन तब बताऊंगा। अभी क्या है कि जो बिगिनर्स होंगे उनको इतना नॉलेज नहीं है कि हॉट बॉटम फॉर्मेशन क्या होता है। तो उसमें सीओ बनता है, सीओ नॉक्स को डायल्यूट करता है, इसमें वो चीज नहीं होती है। तो आजकल हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा एसएलसी में जो नॉक्स फॉर्मेशन होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू इनलाइन कैल्साइनम है। तो इसलिए आजकल एसएलसी कोई यूज नहीं करता। आजकल जो भी नए हम लोग प्लांट वाले लेते हैं, क्योंकि ऐसा गवर्नमेंट में क्या है, गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स हैं नॉक्स के, तो वो नॉक्स के नॉर्म्स आपको मेंटेन करने हैं। तो ये ओवरऑल हो गया अपना सेपरेट लाइन कैल्साइनर का। इसके बाद भी इन दोनों में कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। अगला आता है कि ये मैंने आपको बता ही दिया कि डिफरेंस बिटवीन क्या होता है, कि इनलाइन कैल्साइनर में क्या होता है कि टर्सरी और सेकेंडरी मेरा क्या होता है, प्री मिक्स्ड होता है। और जबकि नॉक्स फॉर्मेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्राइमरी ईयर। इसका मतलब है कि अगर मैं प्राइमरी ईयर में अगर इनपुट में अगर मैं एयर कम करूंगा, क्योंकि जो नॉक्स होता है, नॉक्स किससे बनता है, दो चीजों से बनता है, एक होता है फ्यूल नॉक्स, एक होता है थर्मल नॉक्स। थर्मल नॉक्स हमारा जो बनता है वो नाइट्रोजन की क्रैकिंग से बनता है। किससे बनता है, बर्निंग जोन में जो नाइट्रोजन की जो क्रैकिंग होती है ना, उससे नॉक्स बनता है। तो अगर मैं जितना इनपुट में एयर कम करूंगा उतना मेरा नॉक्स फॉर्मेशन कम होता जाएगा। लेकिन इनलाइन कैल्साइनर में उसका बेनिफिट मिलता है, क्योंकि इनलेट पे आपका नॉक्स कम होता है, वो डाइल्यूट हो जाता है। लेकिन सेपरेट लाइन कैल्साइनर में क्या होता है कि आपकी सेकेंडरी और टर्सरी है पैरेलल होती है, तो जो भी आप इनलेट पे नॉक्स कम करते हो उसका इंपैक्ट आउटलेट पे नहीं आता है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग ये हॉट बॉटम फॉर्मेशन और नॉक्स के लो नॉक्स बर्नर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक था कि एक आपको आइडिया देने के लिए। दूसरा आता है कि रिडक्शन ऑफ लॉसेस प्रीहीटर सिस्टम में होता क्या है। अब जनरली क्या होता है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टेजेस होते हैं, नंबर ऑफ स्टेजेस जो प्रीहीटर में होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास जो नंबर ऑफ हमारे स्टेजेस होते हैं प्रीहीटर में, वो हमारे चार होते हैं, मतलब 4 स्टेज होते हैं, 5 स्टेज होते हैं, 6 स्टेज होते हैं। लेकिन आजकल क्या है, हर कोई 6 स्टेज पे जाता है, 5 स्टेज कोई लेता नहीं है, क्योंकि उसमें हीट कंजप्शन थोड़ा ज्यादा रहता है। दूसरा है कि अब कोई पूछेगा 7 स्टेज क्यों नहीं हुआ, तो ये पाया गया कि जब हम लोग 4 से 5 गए तो हमको हीट कंजप्शन में जो हमारा जो हीट ट्रांसफर था, हमारा प्री आउटलेट टेम्परेचर था, वो हमारा कम होता गया। 5 से 6 गए तो हमारा कम होता गया। लेकिन जब हम लोग 6 से 7 गए तो वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं था। तो हमारा आज तक भी जितने भी नंबर ऑफ स्टेजेस बने हैं वो कितने बने हैं, 6 स्टेज प्रीहीटर बने हैं। जो बेस्ट नंबर है वो 675 कोई बोलता है, कोई बोलता 680 है। लेकिन आप अगर आपको बेंचमार्किंग नंबर लेना है तो आप 680 किलो कैलोरी पर केजी क्लिंकर ले सकते हैं विदाउट एएफआर। ठीक है ना। तो जो आपको अगर कोई बोलता है कि ये नंबर जो 6 स्टेज के विद एएफआर और विदाउट एएफआर है, तो आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि ये 6 स्टेज के जो नंबर है विदाउट एएफआर है। बिकॉज जनरली थंब रूल क्या करता है एएफआर का, जब हम लोग मॉड्यूल पढ़ेंगे एएफआर का, तो ये बोलता है कि अगर मैं 1% टीएसआर बढ़ा रहा हूँ, थर्मल सब्स्टिट्यूशन रेट बढ़ा रहा हूँ, तो मेरा हीट कंजप्शन भी 1% बढ़ जाता है। अगर मेरा 600 है, वन मतलब आपका 1 किलो कैलोरी मतलब 1% टीएसआर बनाने में मेरा 1 किलो कैलोरी केजी पर क्लिंकर बढ़ता, सॉरी 1% नहीं बढ़ता। अगर मैं 1% टीएसआर बढ़ा रहा हूँ तो 1 किलो कैलोरी मेरा केजी क्लिंकर बढ़ जाएगा। जैसे 700 है, अगर 1% बढ़ा रहा हूँ तो 701 हो जाएगा। तो 20% बढ़ाने के आसपास मेरा 725 730 होता है। इसका एक ग्राफ होता है, वो मैं आपको जब एएफआर मॉडल पढ़ाएंगे तब समझाऊंगा क्या होता है। तो ये अपने को जो टर्म्स हैं ये सारी चीज रखनी पड़ती है कि हमारा जो सिस्टम है वो विद एएफआर चल रहा है, विदाउट एएफआर चल रहा है, किस पे चल रहा है वो अपने को देखना पड़ेगा। दूसरा आता है अपना कि ब्यूटी ऑफ द प्रीहीटर सिस्टम। तो ब्यूटी क्या है प्रीहीटर सिस्टम की, मैंने आपको बता ही दिया कि हमारा जो मेनली जो 80% हीट ट्रांसफर कहां होता है, राइजर डक्ट में होता है, और 20% हीट ट्रांसफर कहां होता है, साइक्लोन्स में होता है। तो अभी आपसे कोई पूछे इंटरव्यू में, कोई पूछे आपको राइजर डक्ट में क्या होता है, साइक्लोन में क्या रहता है, हमारा 20% होता है, उसमें काउंटर करंट हीट ट्रांसफर रहता है। और जबकि राइजर डक्ट में क्या होता है, मेरा को करंट हीट ट्रांसफर होता है। तो यही मैंने आपको बताया कि हीट रिकवरी हमारी जो होती है वो काउंटर करंट को करंट होती है अपना राइजर डक्ट में, और काउंटर करंट कितनी होती है साइक्लोन में। तो दिस इज द ओवरऑल इंपॉर्टेंस। अब क्या होता है कि प्रीहीटर जो हमारे नए प्रीहीटर बने हैं, जैसे नया प्रीहीटर हमारे बने हैं विद लेटेस्ट डिजाइन विद हाई एफिशिएंसी लो प्रेशर ट्रैप साइक्लोन्स एंड एफिशिएंट हीट ट्रांसफर। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि आजकल हम लोगों ने जो लेटेस्ट डेवलपमेंट की गई, मतलब जो अपने सप्लायर्स हैं उन्होंने मतलब जो साइक्लोन्स जो थे उनका डाया बढ़ा दिया। डाया बढ़ाने से क्या हुआ है कि आपका जो प्रेशर ड्रॉप था अक्रॉस साइक्लोन
वो कम हो गया। उन्होंने क्या किया कि पहले राइजर डक्ट में जो वेलोसिटी हमारी 15 से 17 मीटर पर सेकंड चलती थी, उसको उन्होंने कहा कर दिया 9 टू 11 मीटर पर सेकंड कर दिया। क्या कर दिया? 9 टू 11 मीटर पर सेकंड। तो 9 टू 11 मीटर पर सेकंड से होने से क्या हुआ, जब डायरेक्ट बढ़ा तो ऑटोमेटिकली आपका जो ओवरऑल प्रेशर ड्रॉप था पायरो सेक्शन का 6 स्टेज का, वो कम हो गया। तो उससे क्या होगा, आपका स्टैटिक प्रेशर जो फैन में था वो कम हो गया। तो उससे अपने को क्या बेनिफिट मिला? उससे अपने को ये बेनिफिट मिला कि आपका जो पावर था फैन का, जो स्पेसिफिक पावर था वो आ रहा है 3.5 और 3.25 के आसपास, 3.6 3.75 किलोवाट पर टन ऑफ क्लिंकर, ठीक है ना। और 6 स्टेज जो प्रीहीटर है 370 mmWg, ये आपको सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये प्लांट मैं देख चुका हूं, साउथ में है। तो ये प्लांट का प्रेशर ड्रॉप 370 mmWg आता है। टॉप साइक्लोन स्ट्रेंज एफिशिएंसी 97.5% है। लोवेस्ट ऑफ द प्रीहीटर एग्जिट टेम्परेचर, ये भी एक साउथ का प्लांट है, उसका जो प्रीहीटर टेम्परेचर है आउटलेट 230 मिलता है। मिनिमम ऑब्जर्व फॉल्स इन प्रीहीटर जो रहती है 5 to 6% जनरली रहती है। तो ये कुछ बेंचमार्किंग नंबर्स हैं, कुछ थंब रूल्स हैं। अगर आपको कोई भी अगर अपने प्लांट की ऑडिट करनी है और अपने प्लांट का देखना है कि मेरा प्लांट कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, तो आपको इन चीजों से कंपेयर करना चाहिए, उसमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। अब आता है कि प्रेशर ड्रॉप एंड वेलोसिटी प्रोफाइल अक्रॉस द प्रीहीटर। तो जैसे कि अगर ये मेरा प्रेशर, ये मेरा एक प्रीहीटर है, इस प्रीहीटर में मेरे को चेक करना है कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस लेते हैं अक्रॉस साइक्लोन। जैसे कि हमको पहले साइक्लोन, यहां से सेकंड साइक्लोन से फर्स्ट साइक्लोन, थर्ड से सेकंड, फोर्थ से थर्ड, फिफ्थ से फोर्थ, सिक्स से फाइव, जितने भी साइक्लोन्स हैं इनका हम लोग प्रेशर ड्रॉप लेंगे और दूसरा हम लोग लेंगे टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस लेने का मतलब ये है कि मान के चलो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस जनरली क्या है कि 150 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिफरेंस आना चाहिए 200। अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा नहीं आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है और सिस्टम इनएफिशिएंट है। तो उसके लिए आपको फिर सीएफडी स्टडी या कुछ कराना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने देखा कि प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस 6 स्टेज टू 60 mmWg है, फिफ्थ से 412 है, फोर्थ से थर्ड ये है, सेट से ये है। तो टोटल प्रेशर ड्रॉप कितना हो गया 450 mm। तो एक्सेप्टेबल जो प्रेशर ड्रॉप होता है कितना होता है 50 to 60 होता है। अब इसमें ये दिख रहा है कि जो टेम्परेचर है हमारा थर्ड साइक्लोन का और फोर्थ साइक्लोन का, अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूं, अगर मैं थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज का टेम्परेचर करता हूं 650 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये मेरा फोर्थ स्टेज का है, लेकिन इसमें मेरा क्या आ रहा है, जो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है वो मेरा नहीं आ रहा है। जो टेम्परेचर आ रहा है थर्ड का वो 480 डिग्री सेंटीग्रेड है और 460 सेकंड का जो है वो 460 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब जो सेकंड और थर्ड में है, जो गैस स्ट्रीम है, वो मेरे लगभग टेम्परेचर सेम आ रहा है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, जो डेल्टा टी होता है, मतलब का जो राइजर डक्ट के जो डेल्टा टी है, एक राइजर डक्ट से दूसरे राइजर डक्ट, जैसे फर्स्ट जैसे 2 to 1 गया तो मेरा डेल्टा टी कितना है, 3 से 2 गया उसका डेल्टा टी ले लिया। ये डेल्टा टी मेरे मतलब 150 ये 150 या 160 डिग्री सेंटीग्रेड के एटलीस्ट होने चाहिए। अगर मेरा डेल्टा टी बहुत ज्यादा कम आ रहा है तो उस केस में आपको ये भी देखना पड़ेगा उसका रीजन क्या है, ठीक है ना। तो ये सब आपको, ये डेल्टा पी प्रेशर ड्रॉप बहुत ज्यादा आ रहा है तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। अब देखो जैसे कि मैंने बताया कि हाउ मच सेविंग बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर ड्रॉप क्रॉस प्रीहीटर। मान के चलो अगर मैं 50 mmWg प्रेशर ड्रॉप रिड्यूस करता हूं तो मेरी सेविंग कैसे निकालेंगे, तो 50 डिवाइडेड बाय फैन हेड इनटू किलोवाट। तो ये पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं, इसलिए मैं बार बार इसको नहीं बताऊंगा, इसको आप देख लीजिए। अब आता है कि वेलोसिटी प्रोफाइल अक्रॉस द पायरो सेक्शन। हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो वेलोसिटी प्रोफाइल होता है पायरो सेक्शन में वो कितना होता है। एज पर जो न्यू डिजाइन आते हैं, हमारे राइजर जो डिजाइन होता है 9 to 11 मीटर पर सेकंड होता है। अर्लियर हम लोग क्या करते थे 15 to 17 मीटर पर सेकंड करते थे। डाउन कमर डक्ट जो बहुत पुराने में 18-20 भी तो आपको मिल जाएगी, उस चक्कर में हमको फैन का पावर ज्यादा चलता था। लेकिन जो लेटेस्ट डाउन कमर डक्ट चल रहा है उसमें 14 to 16 मीटर पर सेकंड करता है। ऐसी हुड की वेलोसिटी है, वैसे टीएडी डक्ट की वेलोसिटी है। तो ये सब अपने को क्या है कि एक दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि ये है नॉर्म्स हैं हमारे। अब होता क्या है कि जो हम लोग प्रॉब्लम्स हम लोगों को जो आती है, ठीक है ना, जो मेजर प्रॉब्लम पायरो प्रोसेस में हमारे आती है वो क्या क्या आती है। पहली आती है कि हाई प्रीहीटर फैन कंजप्शन। तो जो हाई प्रीहीटर फैन कंजप्शन है, तो हाई प्रीहीटर फैन कंजप्शन का रीजन क्या क्या हो सकता है। हाई प्रीहीटर साइक्लोन प्रेशर ड्रॉप, हाई प्रीहीटर साइक्लोन प्रेशर ड्रॉप का क्या क्या रीजन होता है। हाई स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, हाई कूलर लॉस, डिफरेंस इन क्लिंकर।
तो ये सब मेजर मेजर अब प्रीहीटर फैन का पावर बढ़ रहा है, तो प्रीहीटर फैन का पावर बढ़ने का कई रीजन हो सकते हैं। एक तो आपका ये हो सकता है कि आपके जो साइक्लोन्स हैं उसका क्रॉस प्रेशर ड्रॉप हो, एचपी साइक्लोन हो इंस्टेड ऑफ एलपी साइक्लोन। दूसरा आपका कोटिंग फॉर्मेशन हो गई हो, उसके चक्कर में आपका फॉल्स इनफिल्ट्रेशन अक्रॉस प्रीहीटर फैन बढ़ गया हो, वो हो गया हो, या आपकी जो फैन एफिशिएंसी है वो 60% हो, वो हो सकता है। तो ये सारे जो नॉर्म्स हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। ऐसे हाई प्रीहीटर साइक्लोन प्रेशर ड्रॉप, तो प्रीहीटर साइक्लोन प्रेशर ड्रॉप ज्यादा क्यों है, इसका रीजन क्या है, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। हाई स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, हाई स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन का है कि प्रीहीट आउटलेट टेम्परेचर कितना है आपका, ज्यादा तो नहीं चल रहा है, किलन आपकी जितनी डिजाइन के लिए उससे आप कम चला रहे हो तो भी आपका स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाएगा। हाई कूलर लॉस क्यों ज्यादा है, इसका रीजन क्या है, कूलर एफिशिएंसी तो कम नहीं है, स्टैटिक रेट्स में जाम तो नहीं हो गई। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स होती है पायरो प्रोसेस में, इसको हमको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, इसको ही हम लोग पायरो प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। डिफरेंस इन क्लिंकर क्वालिटी मतलब जो लीटर वेट आपका ज्यादा आ रहा है, 1300 की जगह 1400 आ रहा है, या बहुत कम आ रहा है, या जितना फ्री लाइम कंटेंट ज्यादा आ रहा है, तो ये सब रीजन आपको पता होने चाहिए। अब हम लोग एक एक करके सारे प्रॉब्लम्स को लेंगे। तो हाई प्रीहीटर फैन पावर कंजप्शन, तो इसका मेन रीजन क्या है कि लो फैशन एफिशिएंसी। तो जनरली आजकल अगर अब मैं विदाउट WHRS की बात करता हूँ, तो विदाउट WHRS में आपको पावर आना चाहिए 3.5 और 3.6 किलोवाट पर टन ऑफ क्लिंकर। इससे ज्यादा आ रहा है तो आपको देखना पड़ेगा क्या रीजन है। अगर मेरा एपीएस लगा हुआ, एयर प्रीहीटर लगा हुआ, तो एयर प्रीहीटर में आपका जो वैल्यू हो जाएगी वो लगभग 5.5 है, 5.6 है, लगभग मैक्सिमम 6 ले लो किलोवाट पर टन ऑफ क्लिंकर, इससे ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो आपको जो नंबर्स हैं आपको क्यों ज्यादा आ रहा है वो आपको रीजन देखना पड़ेगा। दूसरा है कि हाई प्रीहीटर प्रेशर ड्रॉप, अगर आपका प्रेशर ड्रॉप ज्यादा रहेगा तो आपको ऑटोमेटिकली प्रीहीटर का जो फैन का वो है पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तीसरा हाई डस्ट रिसर्कुलेशन से क्या होता है कि आपके जो सिस्टम रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। सिस्टम रेजिस्टेंस बढ़ने से भी आपका क्या होगा कि स्टैटिक प्रेशर फैन यूनिट पे बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली फैन का पावर आपका बढ़ जाएगा। उसके बाद हाई फॉल्स है एयर एंट्री, अगर आपका फॉल्स एयर एंट्री ज्यादा है तो उस केस में भी आपका प्रीहीटर फैन का पावर कंजप्शन बढ़ जाएगा। तो ये सारे जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो आपके दिमाग में होने चाहिए। अब आता है कि हाई प्रीहीटर साइक्लोन प्रेशर ड्रॉप, तो कई जगह क्या होता है कि डिजाइन का ही प्रॉब्लम होता है, तो उसको हम लोग देख सकते हैं कि न्यू डिजाइन से हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। दूसरा होता है कोटिंग, हाई कोटिंग फॉर्मेशन हो रहा है, तो रीजन है एक्सेस एयर, अगर आपने एयर दे दिया तो आपको वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने से आपका क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप आपका बढ़ेगा। तो ये भी रीजन होते हैं। तीसरा है कि हाई स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। अब हाई स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। एक तो लिखा है चेंज इन क्वालिटी ऑफ फ्यूल। तो चेंज इन क्वालिटी ऑफ फ्यूल का मतलब है कि अगर मैं नॉर्मल कोल से पेट कुक में जाता हूं तो मेरा स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि आपका अमाउंट ऑफ इक्विपरेशन एयर बढ़ता है। दूसरा है कि आपका इनपुट पे आप जितना आप इनलेट पे ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ाते आओगे आपका स्पेसिफिक हीट कंजप्शन बढ़ता जाएगा। उसको हम लोग आगे स्लाइड्स में बढ़ेंगे कि एयर बढ़ाने से, एक्सेस ऑफ एयर बढ़ाने से आपका हीट कंजप्शन कैसे इंपैक्ट होता है। तो जितना, जैसे अगर मैं AFR ले रहा हूं तो मैंने बताया ना कि आपका जितने लो वोलेटाइल कंपोनेंट होते हैं आपका स्पेसिफिक हीट कंजप्शन बढ़ता जाएगा। तो चेंज इन क्वालिटी ऑफ फ्यूल, अगर मैं AFR लूंगा तो मेरा स्पेसिफिक हीट कंजप्शन उतनी प्रोडक्शन पे ज्यादा आएगा, अगर मैं नॉर्मल कोल लूंगा तो मेरा स्पेसिफिक हीट कंजप्शन आएगा। उसके बाद आता है कि लो कूलर एफिशिएंसी, अगर कूलर एफिशिएंसी आपकी लो है, ठीक है ना, तो उस केस में भी आपका स्पेसिफिक हीट कंजप्शन कम आएगा। क्योंकि कूलर के जो लॉसेस होते हैं जनरली हमारे कितने होने चाहिए, 110 से लेकर 120 किलो कैल पर केजी क्लिंकर, इतने होने चाहिए। लो हीट रिक्यूपरेशन की जो एफिशिएंसी है वो कम है, कूलर एफिशिएंसी है। तो ये है अपना लो हीट रिक्यूपरेशन, ये मेरा। अब आता है कि पैरामीटर अफेक्टिंग द स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन ऑफ प्रीहीटर फैन। तो जो पैरामीटर्स जो इफेक्ट करते हैं स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन प्रीहीटर फैन के, वो क्या करते हैं, क्या क्या डिपेंड करते हैं कि नंबर ऑफ स्टेजेस। अगर मैं 6 स्टेज का है तो मैं उसको 5 स्टेज प्रीहीटर से कंपेयर नहीं कर सकता हूं। बेस्ट ऑब्जर्व वैल्यू मैंने क्या बताई थी कि 370 mmWg होती है 6 स्टेज के लिए, और उसको कंट्रोल करने के लिए VFD है, SPRS और GRR है। तो लोवेस्ट ऑब्जर्व स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन ऑफ प्रीहीटर फैन जो हमको बेस्ट नंबर अभी तो इंडिया में मिला है वो कितना है, 3.5 किलोवाट पर टन ऑफ क्लिंकर। आता है कि टाइपिकल प्रेशर ड्रॉप इन द लेटेस्ट। तो 4th स्टेज तो आजकल आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। 6 स्टेज में हमारा कितना है, 350 mmWg। ये पुराने फिगर्स हैं,
ये है। अब heat loss in the preheater exit gas, the factor affecting the heat loss in the preheater depending upon the gas temperature and falls their infiltration। तो preheater exit गैस वाले जैसे मैंने लिखा है कि 1.35 nm के ऊपर kg क्लिंकर, लेकिन 1.35 nm के ऊपर kg क्लिंकर तो वहां पर किसके लिए लगता है, नॉर्मल कोल के लिए लगेगा, जिसमें आपको वोलेटाइल कंपोनेंट 20% से ज्यादा होगा। अगर मैं पेटकोक के लिए लूंगा तो ये नंबर 1.45 या 1.5 हो जाएगा, और इन केस ऑफ AFR तो जितना ज्यादा मेरा थर्मल सब्स्टिट्यूशन रेट बढ़ता जाएगा उतना मेरा आपका प्रीहीटर फैन का जो स्पेसिफिक एयर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता जाएगा। प्रीहीटर एग्जिट गैस टेम्परेचर तो बेस्ट जो मैंने देखा है अभी इंडिया में वो मैंने 230 डिग्री सेंटीग्रेड देखा है, वो भी साउथ का प्लांट है, और डिपेंड्स अपॉन द प्रीहीटर ट्रांसफर एफिशिएंसी। तो प्रीहीटर एग्जिट गैस टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है कि आपका जो राइजर डक्ट में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कितना मैक्सिमम हो रहा है, मतलब जो गैसेस कितना अपने मटेरियल को अपना हीट दे पा रही हैं उस पर डिपेंड करता है। तो बेस्ट वैल्यू ये है। तो लोएस्ट ऑब्जर्व हीट लॉस इन प्रीहीटर एग्जिट गैस जो देखा है 105 किलोकैल पर केजी क्लिंकर। तो ये जो नंबर है 230 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमको आ रहा है 105 किलोकैल पर केजी नंबर, वो 230 डिग्री सेंटीग्रेड डालने पे आ रहा है। अब आता है कि हाउ टू कैलकुलेट द मिनिमम एयर फॉर कंबक्शन। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग ये कैलकुलेशंस क्यों पढ़ रहे हैं, एल मिनिमम का फंडा ये रहता है कि डिपेंडिंग अपॉन द वोलेटिलिटी ऑफ कंपोनेंट, वोलेटाइल कि आपका जो फ्यूल है उसमें कितने वोलेटाइल कंपोनेंट है। वोलेटाइल कंपोनेंट मतलब जैसे कि कार्बन, वो जो फ्यूल है वो कितने उसमें कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है जो उसको जलाने में सहायक हो, मतलब वोलेटाइल कंपोनेंट होते हैं, जितने ज्यादा वोलेटाइल होंगे फ्यूल उतनी जल्दी चलेगा। तो एल मिनिमम क्या दिखाता है कि इतना केजी चाहिए पर केजी फ्यूल के लिए, मतलब जिसमें जितने ज्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट होंगे उसमें केजी हमको थोड़ी कम चाहिए होगी, ठीक है ना। तो एल मिनिमम किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है फ्यूल टू फ्यूल। अगर मैं पेट कोक के लिए निकालूंगा तो वो अलग होगा एल मिनिमम, अगर मैं नॉर्मल कोल के लिए निकालूंगा तो वो मेरा एल मिनिमम अलग होगा। तो एल मिनिमम से हमको ये पता चल जाता है मोटा मोटा कि हमको मिनिमम इतनी केजी चाहिए पर केजी फ्यूल के लिए, ठीक है ना। अब हाउ टू कैलकुलेट, तो हमने ये फॉर्मूले में डाला तो हमारा ये एल मिनिमम आ रहा है 13.76 केजी पर केजी फ्यूल। तो इसमें मैंने क्या किया, जो न्यूमेरिकल्स की जो वैल्यूज थी, ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब मैंने इसमें डाल दी, और एन मिनिमम मेरा कितना है 13.76 केजी पर केजी फ्यूल। तो नॉर्मल मीटर क्यूब पर फ्यूल मेरा कितना निकला 13.676 डिवाइडेड बाय 1.29, तो मेरा कितना गया 12.66 नॉर्मल मीटर क्यूब पर केजी फ्यूल। अब आता है कि एल मिनिमम फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल। जो एल मिनिमम जो होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल, वो क्या रहता है, मतलब इतना आपको केजीआर देना पड़ेगा पर 1000 किलो कैलोरी के लिए, लिग्नाइट के लिए इतना रहता है। तो ये एक्चुअली आपका मोटा मोटा कैलकुलेशन है, एग्जैक्ट में नहीं है, 1.8 के 1.39 भी हो सकता है, वो डिपेंडिंग। तो आपको क्या करना है, आपको जो पुराना वाला जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू डालो, फॉर्मूले के हिसाब से आप निकाल लो, ठीक है ना। तो इससे अपने को हीट कंजप्शन का पता चल जाएगा। अब आता है एक्सेस एयर का कॉन्सेप्ट। अब एयर रिक्वायरमेंट फॉर कंप्लीट कंप्रेसर अक्रॉस द पैरेलल सेक्शन इज 10% ऑफ एल मिनिमम, ठीक है ना। जैसे मान के चलो मेरा 1.407 केजी एयर पर 1000 किलो कैलोरी लग रहा है, तो कंप्लीट कंबक्शन के लिए मेरे को क्या चाहिए 10% एक्सेस चाहिए एल मिनिमम का। तो 1.10 इंटू 1.407 कर दिया तो मेरा कितना गया 1.54 केजी एयर पर 1000 किलो कैलोरी। सिमिलरली 1.55 आ गया एंथ्रासाइड, but generally due to sulfur dilution the amount of excess air increase in the case of पैट कोक। तो पैट कोक में क्या है कि आपका जो पर 1000 किलो कैलोरी के लिए जो एयर है वो है। अब मुझसे कोई पूछेगा एयर रिक्वायरमेंट निकालो, तो एयर रिक्वायरमेंट निकालने के लिए अगर मान लो मेरा 10 टन कोयला चलता है, तो 10 टन कोयले से मेरे को अगर मुझसे पूछा कि एयर रिक्वायरमेंट निकालो तो कैसे निकालूंगा, जो उसकी एनसीवी होगी 10 टन कोयले को मैंने पहले करूंगा केजी कोल पर, ये आपका एक केजी कोल में कितनी किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही है, उस यूनिटरी मेथड से हमको ऑटोमेटिकली कितना पता चल जाएगा कि एयर रिक्वायरमेंट हमारा निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। अब ये है मेरा ऑपरेटिंग जोन, ये मेरा जो है एक्सिस एयर। तो अभी हम लोगों को देखा है कि ये जो है मेरा फ्री ऑक्सीजन एक्सिस एयर। अगर मैं एक्सिस एयर बढ़ाते जा रहा हूँ, अगर 15% तक बढ़ा गया, मतलब 16-17% तक बढ़ा गया, तो मेरा ऑक्सीजन कितना आ रहा है 3-3.5% तक आ रहा है। तो जनरली क्या है कि हम लोग इतना जो ऑपरेटिंग जोन है जोन बी ही रिकमेंड करते हैं, जोन ए रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि जोन ए में क्या होगा, आप जितना एयर बढ़ाते जाओगे ऑटोमेटिकली आपका ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन भी बढ़ता जाएगा और आपका हीट कंजप्शन भी बढ़ता जाएगा।
अब जैसे कि आपका किलन इनलेट पे ऑक्सीजन 2% है, कैल्साइन आउटलेट पे 2% है, प्रीटर आउटलेट में 3 से 4% है, तो प्रीटर फ्लो जो हमारा कहता है इनकेस ऑफ 1.3 टू 1.5 डिपेंड करता है प्लांट टू प्लांट। सिमिलरली आपका 1.45 से 1.5 एनएम क्यूब पर केजी क्लिंकर करता है इन केस ऑफ पेट कोक। रिक्यूपरेशन एयर क्या होती है 0.75 एनएम क्यूब पर केजी क्लिंकर पर नॉर्मल कोल, और 0.80 नॉर्मल क्यूब पर केजी क्लिंकर होती है पेट कोक के लिए। अगर कोई पूछे ये नंबर कैसे आया, तो ये नंबर कैसे आता है, हम लोगों को जो एल मिनिमम वाला जो फार्मूला है ना, उससे आप बैक कैलकुलेशन करके उससे भी आप उसको ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन इन्हें करने की जरूरत नहीं, हमको साइंटिस्ट नहीं बनना है। अब आता है कि हाउ टू फाइंड एक्सेस एयर। तो एक्सेस एयर अपन को कैसे कैलकुलेट करनी है, तो हम लोगों को कैसे कैलकुलेट करनी है, ऑक्सीजन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 21 माइनस O2। जैसे प्रीटर आउटलेट में मेरे को पता है ऑक्सीजन परसेंटेज इनटू 100, तो मेरा एक्सेस एयर कितना आ गया, इतना। अगर मान लो मेरा 2% इतना है, तो मुझसे पूछेगा कि एक्सेस एयर कितना है, तो वो मेरा कितना होगा 10.52%। तो एक्सेस एयर का फॉर्मूला आपको याद करना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई BEE की एग्जाम की तैयारी भी करता है तो उसमें भी इस टाइप के न्यूमेरिकल वहां पूछे जाते हैं। अब क्या आता है कि हीट लॉस ड्यू टू एक्सेस एयर। अब क्या है कि जैसे जैसे मैं एक्सेस एयर बढ़ाते जाऊंगा, मेरा जो हीट लॉस है वो मेरा बढ़ता जाएगा, क्योंकि मेरा जैसे ही 10% एक्सेस एयर में 1.6% ऑक्सीजन है, 26% में इतना है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 10% मैंने एक्सेस एयर बढ़ाया, तो मेरा हीट लॉस किलो कैलोरी में कितना बढ़ गया, लगभग मोटा मोटा 8 किलो कैलोरी पर केजी क्लिंकर बढ़ गया। ठीक है ना। तो अगर मेरा मतलब अगर कोई 10% एक्सेस एयर बढ़ाने में मेरा कितना किलो कैलोरी पर केजी क्लिंकर बढ़ रहा है, मेरा बढ़ रहा है 8 यूनिट। तो आपको ही समझना चाहिए कि जो आप एक्सेस एयर प्लांट में देते हैं, तो वो आपको जब कोई भी जो किलन ऑपरेशन करता है, तो उसको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक्सेस एयर फालतू की नहीं आती है, वो हीट लॉस बहुत बढ़ाती है। दूसरा आपको इसमें ये भी देखना है, जैसे आपका एक्सेस एयर बढ़ता जाएगा तो आपका CO2 परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो CO2 परसेंटेज क्यों कम हो रहा है, क्योंकि परसेंट बाय वॉल्यूम आपका, क्योंकि हम लोग जो फ्लू गैसेस में जो गैस बाय वॉल्यूम लेते हैं उसमें O2% कितना है, CO2 कितना है, नाइट्रोजन कितना, वो देखते हैं। लेकिन अब मैं O2 बढ़ाता जा रहा हूं, ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन, तो ऑटोमेटिकली मेरा क्या होगा, CO2 बाय वॉल्यूम कम होता जाएगा। तो CO2 मेरा क्या हो रहा है, कम होता जाएगा, मेरा O2 बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें एक और है कि फॉर एवरी 0.1% CO2 हीट लॉस अप्रोक्सीमेटली 4 किलो कैलोरी पर केजी का। अच्छा, इसका कंसेप्ट क्या है कि जैसे मान लो हमारा कोयला पूरा जला नहीं, जब कोयला हमारा जला नहीं तो वो क्या करता है, CO फॉर्मेशन करता है। जनरली क्या होता है कि जब कोयला जब चलता है एक्सेस ऑक्सीजन में, तो हमारा CO2 प्रोड्यूस करता है। जब वो CO2 प्रोड्यूस करता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और जो CO जब हीट रिलीज करता है, तो इन जो CO और CO2 का जो हीट रिलीज का जो डिफरेंस होता है, वो कुछ एग्जैक्ट नहीं पता कितना रहता है। उसकी वजह से जब CO2 बनता है तो उसमें आपको हाई अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होता है, और इन केस ऑफ जब CO बनता है तो कम अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होता है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि हमारा जो लॉस होता है CO से, वो लगभग कितना होता है, 4 किलो कैलोरी पर केजी क्लिंकर का लॉस होता है। तो हमको ये हमेशा इंश्योर करना चाहिए कि हमारा जो भी किलन जब चलाते समय हमारा CO फॉर्मेशन है, अगर हमारे साथ CO फॉर्मेशन बनेगा तो हमारी किलन कभी भी पिकअप नहीं होगी। ठीक है ना। तो हमेशा किलन ऑपरेटर वही अच्छा होता है जो CO को कम चलाएगा, क्योंकि आपका इनलेट पे हमेशा CO आता रहेगा तो आपका किलन कभी भी पिकअप नहीं होगा, आपका हमेशा बर्निंग जोन हमेशा रिड्यूसिंग कंडीशन में रहेगा, और आप कभी भी कोयल ज्यादा बढ़ा नहीं पाएंगे। तो आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आपका जो किलन ऑपरेशन है उसमें CO कभी भी ना बने, और CO बनने से क्या होता है कि आपका हीट लॉस भी होगा और आपका किलन कभी भी पिकअप नहीं होगी। ठीक है ना। तो ये हमने लिया। अब न्यूमेरिकल नंबर 1, हीट लॉस ड्यू टू एक्सेस एयर। तो क्रिएटर गैस फ्लो हमारा 1.3 नॉर्मल मीटर क्यूब पर केजी क्लिंकर करता है, एक्सेस एयर ले लिया तो हमारा कितना हो गया, देन वॉल्यूम 1.10 इनटू 1.30, तो हमारा कितना हो गया 1.43 एनएम क्यूब पर केजी क्लिंकर आ गया। तो प्री हीटर गैस टेंपरेचर अगर मैं मान के चलो 250 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 0.13 इंटू 1.42 इंटू 0.23 इंटू 250 इंटू इसकी 1.42 इसका डेंसिटी थी फ्लू गैस की, इंटू 1, तो मेरा हीट लॉस कितना आ गया 10.6 किलो कैलोरी पर केजी क्लिंकर आ गया। तो कोई भी आपसे सवाल पूछे कि एक्सेस एयर से मेरा कैसे बढ़ेगा, तो एक्सेस एयर से मेरा हीट लॉस ऐसे बढ़ता है। अब आता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ रिक्यूपरेशन एयर। अब रिक्यूपरेशन एयर होती क्या है, रिक्यूपरेशन एयर में कंसिस्ट होती है सेकेंडरी एयर में और टर्सरी एयर में। सेकेंडरी एयर क्या होती है, सेकेंडरी एयर होती है मेन पार्ट ऑफ द कंबक्शन एयर। ठीक है ना। तो मेनली जो हमारा फ्लेम होता है, जो फ्लेम का जो
जो लेंथ होती है, फ्लेम लेंथ होती है, वो किस पे डिपेंड करती है? सेकेंडरी एयर पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? सेकेंडरी। तो जितना ज्यादा आपका सेकेंडरी टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना आपका फ्लेम स्टेबल बनेगा, जितना कम होगा उतना ही आपका फ्लेम लंबा बनेगा, पेंसिल टाइप का बनेगा, ठीक है ना। तो लोअर द टेम्परेचर ऑफ सेकेंडरी कौन सा इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ सेकेंडरी एयर एज अ कॉन्सिक्वेंट द मिक्सिंग एयर विद कोल इन लेंथी फ्लेम। तो होता क्या है कि अगर आपका लोअर द टेम्परेचर ऑफ सेकेंडरी एयर, जितना ज्यादा टेम्परेचर सेकेंडरी एयर का कम होगा, वो क्या करेगा? इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ सेकेंडरी एयर, उसकी जो वेलोसिटी होगी सेकेंडरी एयर की बढ़ा देगा। उससे क्या होगा कि जो आपकी मिक्सिंग होगी कोल के साथ वो इम्प्रॉपर हो जाएगी। मतलब आपका टेम्परेचर कम होने से आप ये दिमाग में डाल लीजिए, आपकी जो मिक्सिंग होती है वो आपकी ढंग की नहीं होती है एयर और कोल की, उस चक्कर में आपका फ्लेम लेंथ बढ़ता जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो सेकेंडरी एयर की जो वेलोसिटी है वो भी कम होती जाएगी और आपका फ्लेम जो है स्टेबल होता जाएगा। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अब आता है कि विच इज द करेक्ट फ्लेम। पहला वाला है, दूसरा वाला है, तीसरा वाला है। तो इनमें से कौन सा फ्लेम ऐसा है कि विच इज द करेक्ट फ्लेम, ठीक है ना। पहला वाला है, दूसरा वाला है, तीसरा वाला। अब हम लोग उसको फ्रीक्वेंट से अगर आपने देखते हैं कि कौन सा वाला है। फ्लेम वन, फ्लेम वन क्या कर रहा है कि लॉन्ग फ्लेम अनस्टेबल कोटिंग हाई बैक एंड टेम्परेचर लो स्टेम टेम्परेचर। तो फ्लेम वन में क्या दिखा रहा है कि आपका जो है ये लंबा फ्लेम है। तो लंबे फ्लेम से हमको क्या होता है कि लंबा फ्लेम हमारा तब काम आता है जब हम लोग किलन लाइट अप करते हैं। जब शुरू में हम लोग क्या करते हैं, रेडियल खोल देते हैं, लेकिन जब हम लोग फीड लेने वाले तो हम लोग धीरे धीरे कोल फायरिंग करते हैं, तो हम उसको पेंसिल टाइप का करते हैं ताकि हमारा जो इनलेट टेम्परेचर है वो बढ़ता जाए। जब हमको इनलेट टेम्परेचर बढ़ाना है, बैक एंड टेम्परेचर का मतलब है इनलेट टेम्परेचर बढ़ाना है, तो लंबा फ्लेम हमको काम आएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी हमारा काम तो वो है नहीं, अभी तो अपने को बर्निंग जोन गर्म करना है भाई। किलन स्टेबल हो गई तो मेरे को बर्निंग जोन गर्म करना है। किसी भी दिन मॉड्यूल में किलन ऑपरेशन भी बनाऊंगा तो उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा किलन के अंदर होता क्या है। होता कुछ नहीं है, क्योंकि कई लोग अपने आप को सोचते हैं कि मेरे को बहुत कुछ आता है, लेकिन किलन में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 2-3 साल किलन चलाओगे तो आप खुद ही एक्सपीरियंस हो जाओगे। तो मेन क्या है कि भाई आपको बर्निंग जोन गर्म करना है। आप लंबा फ्लेम बनाओगे तो आपका इनलेट टेम्परेचर बढ़ाएगा, तो वो हमारी नीड नहीं है, ठीक है ना। अब लॉन्ग फ्लेम अनस्टेबल कोटिंग हाई बैक एंड लो टेम्परेचर, तो वो क्या करेगा, आपका कोटिंग भी नहीं बनाएगा। जब आपका फ्लेम लंबा हो जाएगा तो क्या करेगा, इनलेट टेम्परेचर बढ़ाएगा, आपकी बर्निंग जोन में कोटिंग नहीं बनाएगा। तो अपना जो कोटिंग नहीं बनाएगा तो आपकी जो रिफैक्ट्री है उसको भी, जो कोटिंग को क्या बर्निंग जोन में कोटिंग बनना जरूरी क्यों है, क्योंकि आपकी रिफैक्ट्री जो है वो प्रोटेक्ट रहे, इसलिए बर्निंग जोन में कोटिंग होती है। अगर मेरा फ्लेम लंबा होगा तो वो कोटिंग भी नहीं बनाएगा और हमारा क्या करेगा, लो शेल टेम्परेचर, जो शेल टेम्परेचर हाई बैक एंड टेम्परेचर कर देगा, लो शेल टेम्परेचर कर देगा। लो शेल टेम्परेचर का मतलब है कि बनाना इधर है, बना उधर रहा है, तो उधर जहां कोटिंग बनानी वहां कोटिंग नहीं बनाएगा, वो आगे की तरफ बनाएगा। तो ये भी हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हमको कोटिंग कहां चाहिए, बर्निंग जोन में चाहिए। हमको ट्रांजिशन जोन, कंसाइनिंग जोन में कोटिंग नहीं चाहिए। अब आता है फ्लेम नंबर 2। अब फ्लेम नंबर 2 में क्या कह रहा है कि शॉर्टर इंटेंस डायवर्जन, लोअर बैक एंड टेम्परेचर, हाई शेल टेम्परेचर, पुअर रिफ्रैक्टिव लेवल, गुड फॉर बर्निंग। अब डायवर्जन कर दिया। डायवर्जन फ्लेम से बोल रहा है जब मैं रेडियल की ओपनिंग ज्यादा खोल दूंगा। डायवर्जन फ्लेम होने से क्या होगा कि मेरा जो हीट ट्रांसफर होगा फ्लेम टू ब्रिक्स, वो मेरा बढ़ने से क्या होगा, मेरी जो रिफ्रैक्टिव लाइफ है वो मेरा डैमेज हो सकती है। तो जब भी हम लोग रेडियल करते हैं, जब हम लोग फ्लेम को रेडियल करते हैं, चौड़ा करते हैं, तो चौड़ा करने से क्या होता है कि हमारी जो रिफ्रैक्टिव लाइफ है वो डैमेज हो सकती है। तो शॉर्टर हाई इंडेक्स, लोअर बैक एंड टेम्परेचर, हाई शेल टेम्परेचर, पुअर रिफ्रैक्टिव लाइफ, गुड फॉर बर्निंग। लेकिन इसमें हमको क्या रहेगा कि अगर हम लोग करेंगे तो हमारा जो बैक एंड टेम्परेचर वो तो कम हो जाएगा, लेकिन हमारा जो टेम्परेचर है, शेल टेम्परेचर, वो भी मेरा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका यहां पर। अब क्या होता है कि फ्लेम नंबर 3 पे आते हैं। फ्लेम नंबर 3 क्या कहता है, फ्लेम नंबर 3 हम लोग देखते हैं। फ्लेम नंबर 3 कन्वर्जन फ्लेम, लो शेल टेम्परेचर, गुड रिफ्रैक्टिव, गुड फॉर बर्निंग एंड स्टेबल क्वांटिटी। तो हमको क्या है कि जो फ्लेम जो 3 है ये मेरा कन्वर्जेंट है, ये मेरा मतलब बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं, बहुत ज्यादा छोटा है, और स्टेबल फ्लेम है, तो ये मेरा करेक्ट फ्लेम है। तो इफेक्ट ऑफ सेकेंडरी एयर ऑन फ्लेम, तो आपका क्या होता है कि सेकेंडरी अगर जो कहते हैं अगर बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर रहेगा तो फ्लेम विल लो सेकेंडरी एयर टेम्परेचर डिस्टॉर्टेड नोजल, ऐसे करता है। फ्लेम पुअर हुड ज्योमेट्री और डिस्टॉर्टेड, पूरा हुड की ज्योमेट्री होगी तो उससे भी इंपैक्ट पड़ता है, और लोअर टेम्परेचर होगा वो भी करता है। तो आपको इन दोनों को, इसमें आपका जो फ्लेम है वो कभी ना ऊपर हिट करना चाहिए ना नीचे हिट करना चाहिए, वो हमेशा सेंटर में होना चाहिए।
अब आता है कि इम्पैक्ट ऑफ सेकेंडरी एयर वेलोसिटी ऑन फ्लेम लेंथ। तो higher the secondary air velocity, longer the flame. Hence, to increase the flame momentum by increasing primary air velocity, as a result, the overall heat consumption would be increased. तो आपका जो सेकेंडरी एयर वेलोसिटी होता है कि जितना ज्यादा सेकेंडरी एयर वेलोसिटी होगी उतना ही आपका फ्लेम लेंथ कम होगा, इसलिए आपको सेकेंडरी एयर वेलोसिटी कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और आपका टेम्परेचर बढ़ने से फ्लेम लेंथ कम होगी और आपका हीट कंजप्शन कम होगा। और क्या होता है कि जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जो फ्लेम मोमेंटम होता है, फ्लेम मोमेंटम का भी यही कंसेप्ट होता है कि हमको फ्लेम थोड़ा शार्प चाहिए। आता है इम्पैक्ट ऑफ सेकेंडरी वेलोसिटी इन फ्लेम लेंथ। हायर सेकेंडरी वेलोसिटी कॉज लोअर द हॉट एयर प्रेशर रीजन, if you have to increase the pressure at the tip to pull back more secondary air towards the flame. Higher the secondary air velocity that causes the lower the hot pressure region, therefore we have to increase the pressure drop. तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो आपका जो टिप होता है ना, टिप फ्लेम मोमेंटम, उसको बढ़ाते हैं ताकि हमारा जो डेल्टा पी और प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस नोजल वो बढ़े और ज्यादा खींचे। तो ये ओवरऑल अपना इंपैक्ट हो गया फ्लेम लेंथ पे। अब आता है बर्नर पाइप सेंटरिंग। तो बर्नर पाइप सेंटरिंग में हम लोग क्या करते हैं कि अगर आपको बर्नर पाइप सेंटरिंग करना है तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि पहली पोजीशन है, पोजीशन 7 4 1 2 3 आर अवे फ्रॉम द मटेरियल इनसाइड द किल, तो हम लोग यहां से नहीं लगाएंगे। दूसरा है कि पोजीशन वेरी क्लोज टू द चार्ज। 9 और 8 क्या है कि आपके चार्ज, तो ओनली 5 इज क्लोज टू द मटेरियल एज वेल एज द रिफैक्ट्री। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जो बर्नर पाइप की जो सेंटरिंग करते हैं उसको हम लोग 20-25 mm टुवर्ड मटेरियल रखते हैं, ये फंडा रहता है। और दूसरा हम लोग बर्नर पाइप में ये रखना पड़ता है कि आपको कितना बर्नर पाइप अंदर करना है, 300 mm करना है, 400 mm करना है। जनरली वो डिपेंड करता है कि आपको बर्निंग जोन कहां चाहिए। अगर आप बर्नर टिप कास्टिंग से बिल्कुल बाहर की तरफ निकाल रहे हो तो आपका बर्निंग जोन कूलिंग जोन छोटा हो जाएगा और बर्निंग जोन बढ़ जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द बर्निंग जोन लेंथ, कूलिंग जोन आपको कहां रखना, आपकी क्या रॉ मिक्स है, क्या कंडीशन बोलता है, उसके हिसाब से आप बर्नर पाइप की सेंटरिंग करते हैं। मतलब सेंटर तो हो गया, लेकिन कितना अंदर रखना कितना बाहर रखना है वो डिपेंड करता है, आपके रॉ मिक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपकी प्लांट की क्या कंडीशन है उसके ऊपर भी रहता है। और दूसरा क्या है कि आपको क्या ओएनएम ने सजेस्ट किया है। तो वाई आर वी नॉट कंसिडरिंग द 7 4 1 2 3 position? These positions are very close to refractory and can damage the refractory or very close to the model. If cold strike, it is a serious negative impact. तो ये सब बर्नर पाइप के कंसेप्ट हो गए। अब आता है कि चैलेंजेस इन द कूलर ऑपरेशन। तो जो हम लोग चैलेंजेस करते हैं कूलर ऑपरेशन में, तो हमारे क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला है कि स्नोमैन फॉर्मेशन। तो स्नोमैन फॉर्मेशन हमारा 3 तरीके से बनता है, जल्दी से खत्म करते हैं। स्नोमैन फॉर्मेशन क्यों बढ़ता है? एक तो आपको किलन ओवरहीटेड होती है। अगर आपकी किलन ओवरहीटेड होगी, ओवरहीटेड का है कि आपका लिक्विड गिरने लगा, मेल्ट गिरने लगा, तो वो क्या करेगा, आपके जो स्टैटिक ग्रेड्स है उसको जाम कर देगा, आपका एरेशन नहीं होगा, आपका स्नोमैन बन जाएगा। दूसरा आपने क्या किया है, आपने बर्नर पाइप को पोजीशन चेंज कर दी। मान के चलो आपने बर्नर पाइप भाग कर दिया और टुवर्ड ईएसपी शिफ्ट कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो कूलिंग जोन है वो छोटा हो जाएगा और आपका जो क्लिंकर की जो कूलिंग जो किलन में होनी थी वो कहां होगी, कूलर में होगी। तो वो भी आपका जो लो एफिशिएंट कूलर है, जो आजकल जो बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन कूलर है उसमें तो ये शायद नहीं होता है, लेकिन जो पुराने कूलर में ये टेंडेंसी देखी गई थी कि अगर आप जो बर्निंग जोन की लेंथ शिफ्ट करते हो तो कूलिंग जोन छोटा हो जाता है, वो कूलिंग ना होती है आपकी कूलर में होती है, तो वो भी आपका स्नोमैन फॉर्मेशन चेंज करता है। कई बार होता है रॉ मिक्स डिजाइन की वजह से भी होता है कि आपका रॉ मिक्स डिजाइन में ज्यादा लिक्विड फॉर्मेशन हो रहा है, उससे भी आपको होता है। चौथा एक और होता है कि डस्टी। अगर आपका डस्टी ऑपरेशन चल रहा है किलन का, तो डस्टी ऑपरेशन आप आधे पौन घंटे डस्टी करते गए, वो भी स्नोमैन बनाता है। वो क्या करता है, फाइन्स इतने आपके जनरेट हो जाएंगे, वो आपका जो एयर होगा, एयर में पार्टिकल्स ट्रैप हो जाएंगे और जो कूलर की जो एयर है वो पास नहीं हो पाएगी। तो पार्टिकल्स ट्रैप हो जाएंगे कूलर और एयर पास नहीं हो पाएगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका स्नोमैन फॉर्मेशन हो जाएगा। एक्चुअली क्या रहता है कि कोर्सर पार्टिकल और एक होता है फाइनर पार्टिकल। तो कोर्सर पार्टिकल में जो एयर रेजिस्टेंस होता है, एयर रेजिस्टेंस होता है कि कोर्सर पार्टिकल में आपका एयर इजीली पास हो जाती है, जबकि फाइन पार्टिकल्स में आपकी एयर पास नहीं हो पाती है। तो इस चक्कर में आपका स्नोमैन फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरीके रेड रिवर अभी तो नहीं बनती नए कूलर में, उसमें भी ये है कि आपका जो सेग्रीगेशन होता है कोर्स पार्टिकल और फाइन पार्टिकल का, उसकी वजह से आपका रेड रिवर बन जाती है। तो रीजन फॉर रेड रिवर, फाइन डस्टी क्लिंकर, सेग्रीगेशन किल ड्यू टू वाइड रेंज पार्टिकल साइज, तो ये सब हो गया। अब आता है कूलर एफिशिएंसी कर्व। तो कूलर एफिशिएंसी कर्व में हमारा सबसे जो इंपॉर्टेंट एरिया है कि ये वाला जो है,
पहले वाले में क्या हो रहा है कि अनकूल्ड एरिया बन रहा है, लम्स बन रहे हैं, बिग बॉल, रेडिश कोर, वैन ब्रोकन, ठीक है ना। तो यहाँ पर और ये वाला जो एरिया यहाँ पे हमें नोडुलाइजेशन बनना चाहिए। तो हमारा जो कूलर होना चाहिए, ये हमारा अगर नोडुलाइजेशन बनेंगे तो हमारी जो कूलर एफिशिएंसी होगी मैक्सिमम होगी। और इन दोनों केस में जब हमारे सेग्रीगेशन होगा, बहुत फाइन्स बनेंगे या हमारे बहुत लंप बनेंगे, बड़े बड़े बॉल बनेंगे, तो दोनों केस में मेरी जो रिक्यूपेशन एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। तो जब भी आप किल्न ऑपरेशन करो तो आप कोशिश करो कि मेरा नोडुलाइजेशन होना चाहिए। अगर मेरा फाइन्स बन रहा है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े लंप्स बन रहे हैं, तो ये दोनों मेरे लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि ये दोनों मेरे लिए क्या कर रहे हैं, मेरी कूलर की एफिशिएंसी को घटा रहे हैं। अब आता है कि कूलिंग एयर रेजिस्टेंस। तो पहले में क्या हो रहा है कि लीस्ट रेजिस्टेंस टू एयर फ्लो। अगर मेरे पार्टिकल साइज बड़ा होगा, क्लिंकर का साइज बड़ा होगा, तो क्या होगा, एयर सारी की सारी एस्केप हो जाएगी। दूसरे केस में क्या होगा, पहला और तीसरा केस देखते हैं, दूसरा देखेंगे। तीसरे वाले में क्या होगा कि आप जितना हवा दोगे लेकिन हवा पास ही नहीं होगी, क्योंकि उसको इतना ज्यादा, क्योंकि इतने ज्यादा फाइन्स में ट्रैप्ड हो जाएगी। जो आपका स्नोमैन फॉर्मेशन बन रहा था वो इसलिए बन रहा था कि जो एयर है वो फाइन्स पार्टिकल में ट्रैप्ड हो गई, तो आपका नहीं बना। अब बीच वाला केस ऐसा है कि ना आपको ज्यादा रेजिस्टेंस मिला ना कम रेजिस्टेंस मिला, और यही हमारा रिक्यूपेशन जोन है। तो ये फंडा अपने दिमाग में डाल दो, तो आधी किलन तो आप सीख ही जाओगे। अब क्या होता है कि इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ग्रेड। तो पहले क्या होता था कि फाइन साइड और कोर साइड अलग अलग गिरते थे, क्योंकि हमारा क्या रहता था कि कूलर का जो एयर डिस्ट्रीब्यूशन था वो प्रॉपर नहीं था। आजकल जो नया जनरेशन में हमारा जो इवन एयर फ्लो प्रोफाइल होता है, मतलब सबको, जब वो भले फाइन हो या कोर्स हो, उनको सबको एयर इक्वल मिलती है। तो पहले क्या होता था कि फाइन में एयर जाती नहीं थी और कोर्स पे पूरी एयर चली जाती थी। तो हमारा जो एयर फ्लो का प्रोफाइल था वो ऐसे था, स्लैंट था, ऐसे स्लैंट था। तो हमारा ये था। लेकिन आजकल जो नए जनरेशन कूलर में हमारे जो फ्लैट प्रोफाइल मिलती है, तो हमारा जो कोर्स पार्टिकल हो या फाइन पार्टिकल हो, दोनों में सेम हवा मिलती है। तो ये मेरी, जैसे जैसे मेरे नए टाइप के जो कूलर्स हैं उसमें मेरे कूलर एफिशिएंसी मेरी 75% तक हम लोग देते हैं। तो जो नए कूलर डिजाइन होते हैं वो 77% तक हमारे डिजाइन होते हैं, ठीक है ना। तो अब आती है कूलर एफिशिएंसी कैलकुलेशन। तो कूलर एफिशिएंसी कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं वो हम लोग अभी पढ़ते हैं। तो कूलर एफिशिएंसी कैलकुलेशन करने के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए। तो कूलर एफिशिएंसी कैलकुलेशन करने के लिए हमको इनपुट में कहां से मिल रहा है, एक तो हीट क्लिंकर से मिल रही है और एक इनपुट कूलिंग एयर से मिल रही है। दो हीट मिल रही है, एक तो जो किलन से कूलर में जो क्लिंकर गिरना है उससे हीट मिल रही है, और एक कूलिंग एयर की हीट मिल रही है, सेंसिबल हीट। तो ये मेरी इनपुट हीट हो गई। और आउटपुट में क्या जा रहा है, रिक्यूपेशन जा रहा है और वेंट लॉसेस जा रहा है। तो अगर मेरे को एनर्जी बैलेंस करना है, ठीक है ना, अगर मेरे को एनर्जी बैलेंस करना है कूलर का, तो इनपुट हीट फ्रॉम क्लिंकर और इनपुट हीट फ्रॉम कूलिंग एयर, और उसके आउटपुट क्या है, हीट लॉसेस फ्रॉम क्लिंकर, सेकेंडरी और टर्सरी रेडिएशन एंड कन्वेक्शन लॉसेस और कूलर वेंट एयर। तो मैं ओवरऑल जब मैं करूंगा तो इनपुट हीट फ्रॉम क्लिंकर कैसे निकालूंगा, इनलेट का जो क्लिंकर टेम्परेचर वो ले लिया, इनपुट हीट जब मैं इसको इनलेट क्लिंकर टेम्परेचर मैंने रेफरेंस टेम्परेचर 0 मान लिया, तो इनपुट हीट फ्रॉम क्लिंकर कितनी आ गई, 382 आ गई। इनपुट हीट कूलिंग कैसे निकालूंगा, मान के चलो एमसीपी डेल्टा टी, तो मेरे को जितना भी इनपुट में कूलिंग जैसे 2.1 2.2 केजी या केजी क्लिंकर पता है, सीपी पता है, डेल्टा टी पता है, निकाल सकते हैं। तो टोटल इनपुट हीट आ गई, हीट थ्रू वेंट एयर आ गया, हीट थ्रू क्लिंकर आ गया, रेडिएशन है, हीट थ्रू वाटर स्प्रे आ गया। तो अपने को जब हीट थ्रो सेकेंडरी टर्सरी निकालना, तो इनपुट हीट माइनस 1 2 3 4, तो कूलर इक्विपेशन एफिशिएंसी कैसे आ गई, इनपुट हीट फ्रॉम कूलर इज। तो इस तरीके से हम लोग, कई बच्चों, किसी ने पूछा भी था इसको सवाल, तो मैंने उसको कमेंट में दे भी दिया था इसका आंसर कैसे निकालते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं इसको कूलर के बारे में। हॉटर द इनलेट टेम्परेचर, द हॉटर द क्लिंकर आउटलेट टेम्परेचर। तो जितना ज्यादा आपको क्लिंकर गर्म बनेगा, इसलिए आपको बहुत ज्यादा हाई लीटर वेट का क्लिंकर भी नहीं बनाना। हाई लीटर वेट का क्लिंकर है, ज्यादा गर्म क्लिंकर बनेगा तो उतना भी आपका जो क्लिंकर आउटलेट टेम्परेचर है उतना ही ज्यादा होगा। तो हॉटर द कूलिंग टेम्परेचर, द हॉटर द क्लिंकर आउटलेट टेम्परेचर। तो कल आजकल कई जगह प्लांट में हम लोग रिसर्कुलेशन करते हैं, मतलब गर्म हवा से गर्म हवा भेजते हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से, मेरा पॉइंट, खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको गर्म हवा वापस से नहीं भेजनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका क्या होता है, हीट कंजप्शन बढ़ता है। क्योंकि आजकल ये कंसेप्ट उसके लिए सही है जहां पर आपका कूलर एफिशिएंसी कम है। कूलर एफिशिएंसी कम होने का जगह हम मिड टाइप टेम्परेचर नहीं मिलता। आजकल मिड टाइप टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गर्म हवा को वापस से डालते हैं, लेकिन वो थियोरेटिकली सही नहीं, क्योंकि आप जितना गर्म हवा सिस्टम में डालोगे ऑटोमेटिकली आपको क्लिंकर टेम्परेचर बढ़ेगा और आपका हीट लॉस बढ़ेगा। द लॉन्गर द एयर मटेरियल कॉन्टेक्ट टाइम द कूलर द क्लिंकर। तो जितना आपका एयर मटेरियल कॉन्टेक्ट टाइम ज्यादा रहेगा वैतना ही आपका जो क्लिंकर आउटलेट टेम्परेचर कम होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं।
तो अभी आज हमने पायरो प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन पार्ट 1 पढ़ा है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वीडियोस मैं आपके लिए बनाता हूँ और किसी के लिए बनाता नहीं हूँ। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय। फिर बाद में बढ़ेंगे पायरो प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन पार्ट 2 नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए बाय बाय।